समझती भी है और जनता सब कुछ जानती भी है और चुनाव में सही निर्णय लेती है। और आप ये देखिए, भविष्य वक्ता तो बहुत कम लोग होते हैं ना, लेकिन जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, 2024 में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ टिके नहीं, कोई नहीं टिके। आप दौरा पर निकले हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि मैं संगठन का आदमी हूँ। पहले मैं जिस पार्टी में था उसके सारे साथी हमारे बूथ स्तर तक हैं। तो हमारे जितने कार्यकर्ता साथी पुराने हैं, पुरानी पार्टी के, उन लोगों का मुझे अनुरोध मिला कि लोग सब मिलना चाहते हैं। तो हमने ये जनसंपर्क एक अभियान के रूप में चलाया है और अभी हम लोग जनसंपर्क अभियान में ही हैं। सब साथियों से संपर्क हो रहा है, फिर आगे चल करके हम लोग पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे। सर, आपके बलबूते जदयू आगे बढ़ा था, अच्छा पहचान भी था, लेकिन जदयू से जैसे ही अलग हुआ आरपीसी सिंह, तो जदयू वाले यही कहते हैं कि उनकी औकात क्या है। क्या इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि भाई, मैंने बताया कि मैं संगठन का आदमी हूँ और संगठन वही मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत हो। और संगठन की नींव जो होती है वो सबसे अंतिम छोर पर जो हमारा कार्य करता है, और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अंतिम छोर होता है बूथ। तो बूथ स्तर का साथी जिस पार्टी में, जिस संगठन में रहेगा, मजबूती से रहेगा, उस पार्टी का हमेशा जो है भविष्य उज्ज्वल रहेगा। और अगर बूथ पर ही कोई नहीं रहेगा जी, तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मजबूत अपने को दिखाइए, प्रांतीय स्तर पर बहुत मजबूत दिखाइए, उसको बहुत मतलब नहीं आएगा। नीतीश कुमार से सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, कह रहे हैं कि 14 में जो हैं 24 में नहीं रहेंगे। देखिए, मैंने इस पर बहुत बात की। अभी अपने देश के जो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, आप जरा देखिए, उनके नेतृत्व में आज भारतवर्ष इतना सशक्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दुनिया की सबसे मजबूत 5वीं आर्थिक व्यवस्था के रूप में स्थापित है। आपको पता होगा 2014 में हम लोग 10-11 नंबर पर थे, आज 5वीं पोजीशन पर है। और भी हम लोगों ने पछाड़ा किसको है, जिसने हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया था, जो हमारा इंग्लैंड है, उसको हमने पछाड़ा। कितनी बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। और उसके बाद देश में आज एक क्या माहौल है कि हमारा राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हुआ। तो विपक्ष का कहानी है भाई, अपनी ताकत को इकट्ठा करना। अब वो एक अलग बात है कि जनता के सामने जब लगेगा, तो जनता आजकल सब कुछ देखती भी है और जनता सब कुछ समझती भी है और जनता सब कुछ जानती भी है और चुनाव में सही निर्णय लेती है। और आप ये देखिए, भविष्य वक्ता तो बहुत कम लोग होते हैं ना, लेकिन जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, 2024 में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ टिके नहीं, कोई नहीं टिके। चलिए, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन कोई गुंजाइश और कोई संभावना बनती है। सर, आप एक आईएएस अधिकारी का भी सफ़र कर चुके हैं, आईआर भी हैं और रणनीति में भी काफ़ी लंबा अनुभव रही है। एक अखाड़े के हैं, नालंदा से आप भी हैं, कुर्मी बिरादरी से नीतीश कुमार भी आप भी हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो खटास सर उत्पन्न हुई है, इसके पीछे क्या राज क्या था? देखिए जी, मैं कभी भी किसी भी संबंध में खटास पैदा नहीं करता हूँ, मैं हमेशा मिठास पैदा करता हूँ। जो खटास पैदा करते हैं वो जाने, मैं तो मिठास वाला हूँ जी। जी, एक चीज़, अगर नीतीश कुमार से मान लीजिए आपके बीच दरारें तो क्या आप नई पार्टी का गठन करेंगे? देखिए, उस पर तो हम देखें ना, हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं सबसे मिल रहे हैं, साथी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। हम लोग विचार करने के बाद सब लोगों की राय लेकर के अच्छा को निर्णय लेंगे। एक आखिरी अहम सवाल सर, आज आपके पीछे जितने जन सलाब उमड़ी है, जगह जगह भव्य तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं
कुछ महिलाएं भी आपके साथ हैं, सुषुम लता सिंह हैं और भी महिलाएं हैं। तो बढ़ती जनधार को देख करके क्या आगे की रणनीति क्या कुछ तय होगी? तो मैं तो बताया ना भी आपको कि जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, अपने साथियों सुन रहा हूँ, सब कार्यकर्ता से अकेले भी बात होती है, सबके साथ बात होती है। सबसे देखिए, सबसे संवाद करना चाहिए और संवाद करने के बाद जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसमें सबकी सहभागिता रहती है और फिर एक अच्छा निर्णय लेते हैं। अगर जानता कि आपको प्यार मिला तो क्या आप सीएम के पद के दावेदार हो सकते हैं? अरे जी, ये देखिए, ये तो अभी आगे की चीज़ है, अभी तो मैं अपने साथियों से मिल रहा हूँ। सर, आपकी आगमन हुई है शिक्षा के मंदिर अमिटी स्कूल जो सोनबरसा में है नज़दीक। डायरेक्टर बड़े ही भद्र पुरुष हैं, विद्वान अमरेंद्र सिंह, इनके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक बात जानिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें जितना ज़्यादा निजी क्षेत्र आएगा उतना ज़्यादा बिहार में शिक्षा का जो समझिए कि पूरा का पूरा परिवेश उसमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। देखिए, सिर्फ सरकार के भरोसे सब चीज़ संभव है। आपकी सर बेटी जो है, आप देखिए, बिहार सरकार का बजट देखिए, करीब करीब 40,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाके में भी आप देख लीजिए, सामने स्कूल है, बच्चे लोगों की पहली प्राथमिकता कहाँ है? ये निजी स्कूल है। बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, तो 40,000 करोड़ तो सरकार खर्च करेगा और अगर असेसमेंट करिएगा ना तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा तो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उनके गार्जियन खर्च करते हैं। तो यहाँ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जितने हमारे इस तरह के निजी क्षेत्र में संस्थान खुलेंगे, उससे निवेश भी आता है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है और हमारे बच्चे बच्चियों के एक उच्च स्तर की शिक्षा भी मिलती है। तो जिसके लिए मैं अमरिंदर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं यही कहूँगा कि देखिए, मेरे साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, ऊपर वाले कृपा से वो संस्थान बहुत बढ़ता है। अभी तो एक खोले हैं ना, पता चला कि उनके बाद कई खोले। आईएएस से लेकर के आईआर तक सफ़र करने वाले आरपीसी सिंह का आगमन सोनबरसा में हुआ है। बताते चले कि बक्सर जिला का हाईवे है NH30, वहाँ पर स्थित जो अमिटी स्कूल है, शिक्षा के मंदिर है, वहाँ आरपीसी सिंह का आगमन हुई थी। इस दौरान उनसे क्या क्या बातचीत हुई, जदयू छोड़ने के बाद क्या आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, सारी चीज़ अपडेट हम कराएंगे इस खबर के माध्यम से। और यहाँ भी जो यहाँ के प्रबंधक के जो डायरेक्टर हैं शिक्षाविंद अमरिंदर सिंह, क्या कुछ बता रहे हैं आरपीसी को लेकर के। जो जनधार बड़ी है, जनता के बीच अच्छी पहचान बना चुके हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है अमिटी स्कूल, द अमिटी स्कूल, जो कि NH30 पर है। लाइफ लाइन कहने जाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये NH30 का स्कूल है सोनबरसा, जहाँ पर ये भव्य बिल्डिंग बना हुआ है। इसमें ये पहली बार नहीं, इसके पूर्व में भी यहाँ मंत्री विधायक आगमन हो चुका था। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पहचान को लेकर के एक धनी व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। आप तो सर इतने लंबे हैं कि आप तक पहुंच पाना मुश्किल हो जा रहा है। सर, आपके यहाँ जो एक आईएएस अधिकारी का आगमन हुआ था, जो कभी मंत्री भी थे भारत सरकार में, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जो मेरे पिताजी का देहांत इसी साल 18 फरवरी को हुआ। उसके बाद आरसीपी सिंह जी उस समय भारत सरकार में स्टील मंत्री हुआ करते थे और वे मेरे पिताजी के पुछार में आए। तो मेरा ये फ़र्ज बनता था कि वे जब आज मंत्री नहीं हैं, तो वे जब आ रहे हैं और मुझे सूचना दी गई, तो मैंने कहा कि आज उनकी मैं, चूँकि वे उस समय आए थे खुद, मैंने बुलाया नहीं था। और दुख में जब भी खुद जो चल के आता है वो बड़ा हो जाता है।
तो आज मैंने सोचा कि वो जब सूचना मुझे मिली तो मैंने कहा कि एकदम आए। मैं चूँकि न जेडीयू में हूँ न मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति के बारे में मैं 1995 में बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़ा था और उसके बाद मैंने किसी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन मैंने नहीं किया है और न मैं किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों में जाता हूँ न पटना के किसी सत्ता के गलियारे में जाता हूँ। तो उन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। आज ये संबंध केवल व्यक्तिगत था और सीपी सिंह जी आए और मैंने उनका स्वागत किया चूँकि मेरे पिताजी में आए थे और व्यक्तिगत संबंधों के निर्वहन के लिए तो मैंने उनका आज स्वागत किया। जी, थोड़ा सा उनके हम व्यक्तित्व पहचान की बात करें। आरपीसी सिंह आईएएस अधिकारी भी थे, आईआर भी किए हैं और उनके जो बेटी हैं लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी हैं। उनके दामाद भी एक आईएएस हैं, कलेक्टर हैं। तो बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जदयू और इनके बीच में खटास उत्पन्न हुई थी। इस संबंध में सर क्या बताएंगे? मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। वो जदयू का आंतरिक मैटर है। मैंने कहा कि मैं किसी से राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। आरसीपी सिंह साहब से राजनीतिक मंच पर एक बार मुलाकात हुई थी 2019 में। बीपी सिंह की जयंती थी, बीपी सिंह का जयंती था और एक सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित हुआ था पटना में और उस समय मैं भी उसमें सम्मिलित था और आरसीपी सिंह साहब उस समय जेडीयू के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे नीतीश कुमार जी के बाद। और मुझे जब मौका मिला तो मैंने जो मेरी बुनियादी विचारधारा है, मेरी बुनियादी विचारधारा यही है कि हम लोगों को राजनीतिक पार्टियां शोषक क्यों कहती हैं, हम लोगों को राजनीतिक पार्टियां सवर्ण क्यों कहती हैं और ये जो कर्पूरी मॉडल क्यों नहीं लागू हो रहा है, मंडल कमीशन क्यों लागू हो रहा है, ये मैंने उस समय रखा था। आज ये मुद्दा नहीं था मेरे लिए, कल भी मुद्दा वही रहेगा जब भी मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता हूँ या नहीं जुड़ता हूँ। लेकिन जो मेरे बुनियादी मुद्दे हैं जो 1995 से मैं ढो रहा हूँ, ये जीवन के अंतिम सांस तक बक्सर के घाट तक जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ 1995 में भी बोलता था, 2022 में भी बोल रहा हूँ। मोदी जी भी आएंगे तो वही मोदी जी से भी मेरा यही सवाल है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से यही सवाल करता हूँ कि हम लोगों को आप लोग सवर्ण कैसे कह रहे हैं, हमको सवर्ण का परिभाषा बता दीजिए। हम लोग भारत के संविधान जो बी अम्बेडकर ने लिखा उस संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान, वंश के आधार पर कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। तो जब कोई बड़ा है ही नहीं तो फिर हम सवर्ण कैसे हो गए? तो सवर्ण आप इसलिए कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से आप हमको हाशिए पर ले जाना चाहते हैं और आप हमको खलनायक बनाना चाहते हैं अन्य वर्गों के बीच में। हम खलनायक कैसे हो गए? हम खलनायक कैसे हो गए? हम सबसे शोषक कैसे हो गए? जाति को लेकर चलिएगा तो हमारी जाति के 2 प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर और बीपी सिंह। बीपी सिंह का बेटा कहाँ है आज? बीपी सिंह की पत्नी कहाँ है आज? चंद्रशेखर के बेटा कहाँ है आज? चंद्रशेखर जी जब तक जिए तब तक उन्होंने अपने बेटों को अपनी राजनीतिक पार्टियों में प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनाया और अब वे शोषक हो गए। आज जो कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हैं, वो अपने खुलेआम अपने बच्चों को मंच पर बैठा रहे हैं और 30-30 साल पुराने बुजुर्गों को नीचे बैठा रहे हैं। तो ये लड़ाई बुनियादी लड़ाई है। ये लड़ाई कोई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है और अमरिंदर राजेश किसी नेता के पीछे घूम घूम करके किसी नेता की जिंदाबाद करने वाला अब नहीं है। अमरिंदर राजेश बुनियादी मुद्दा उठा रहा है और सीपी सिंह साहब के सामने भी आज के 4 साल पहले उठा चुका है। 5 उस समय जय कुमार सिंह मंत्री भी हुआ करते थे। हमारे सोशल मीडिया पर है वो वीडियो, आप देख सकते हैं, वो वीडियो है। मैंने ये कहा था तो वो मुद्दा दूसरा है। आज ये व्यक्तिगत मुद्दा था, वो आए, हमने उनका सत्कार किया और सत्कार करना चाहिए क्योंकि हमारे पिताजी में आए थे और दुनिया की कोई ताकत हमको उनको सत्कार करने से रोक नहीं सकती। मैं इसलिए संबंधों को नहीं सत्कार नहीं करूँगा कि कुछ पार्टियाँ नाराज हो जाएंगी। पार्टियों के नाराज होने से हम लोगों को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग भारत के संविधान से चलते हैं और भारत का संविधान जो संविधान सभा ने बनाया और भीमराव अंबेडकर ने बनाया, वो हमें रोजी रोटी दे रहे हैं। गांधी जी रोजी रोटी दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारा जो खेत था आज़ादी के पहले वो खेत रहेगा। कोई वामपंथी और कोई कम्युनिस्ट आंदोलन सर, अब हमको लगता है कि आप एक शिक्षित विद्वान हैं, हमें और एक कड़ी आगे बढ़कर क्वेश्चन पूछना चाहिए। सर, मनुस्मृति जलाने के पीछे क्या थी, आप कुछ बताएंगे? आप शिक्षा के मंदिर में हैं, विद्वान हैं, विद्वता भी झलकती है, 2 शब्द उसके बारे में बताइए।
25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति जलाया। जब मनुस्मृति के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे, 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया। मनुस्मृति उन्होंने जला दिया। कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन ठीक भीमराव अंबेडकर ने एक लिखा, हु आर द शूद्र। तो भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है जो उन्होंने कहा कि शूद्र भी आर्य ही थे। कम्युनिस्ट तो मूल निवासी कह रहे हैं कि ये बाहर से आए हुए आर्य हैं। तो भीमराव अंबेडकर को कौन अपमानित कर रहा है? भीमराव अंबेडकर ने किताब भारत के संविधान लिख दिया, जिसमें कह दिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। समाजवादी उसमें शब्द नहीं था, समाजवादी शायद तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा। तो जब भीमराव अंबेडकर ने कह दिया कि सब बराबर है, तो फिर बड़ा और छोटा का मुद्दा अब कहाँ है 1950 के बाद? और चौथी बात मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा और छोटा, रामायण किसने लिखा? आज से कई हजार साल पहले रामायण किसने लिखा? एक दलित वाल्मीकि ने रामायण लिखा। महाभारत किसने लिखा? एक अति पिछड़ा के बेटे वेद व्यास ने लिखा। राम के बाद सबसे ज्यादा मंदिर किसका बना हुआ है? हनुमान मंदिर। हनुमान जी कौन थे? जब रामचंद्र गए वनवास में तो किष्किंधा यानी आज के कर्नाटक के जंगल में रहा करते थे हनुमान। तो वो कौन थे? आदिवासी तो थे। हमारे मगध में घनानंद कौन थे? दलित तो थे, सम्राट थे। ये कौन कह रहा है कि दलितों को यहां मौका नहीं मिला? दलितों को खूब मौका मिला। बीच में वो 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और भारत पर विदेशी आक्रांता आ गए, तो उन्होंने अपने सुविधा अनुसार कुछ जातियों का ऐसा निर्माण किया जिससे वो जातियां कुछ निम्नतर कार्य करने लगी। तो बहुत से इसमें योगदान है। इसमें ऐसा नहीं है कि दलितों के साथ अन्याय नहीं किया गया, दलितों के साथ अन्याय हुआ, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन मनुस्मृति को देखिएगा तो मनु के ही संतान थे यदु, मनु के ही संतान थे रघु। जिस रघु से रघुवंशी पैदा हुआ, इस यदु से यदुवंशी पैदा हुए। मनु के ही संतान लव कुश हो गए, मनु के ही संतान सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलनकारी, जैसे आप गौर कीजिएगा, जब शिक्षा के मंदिर पर बात कर रहे हैं आप, तो पेरियार को आप देख रहे होंगे, बहुत सारे इस समय बक्सर में पेरियार को समर्थक पेरियार के पैदा हो गए। पेरियार क्या कहते थे? मूल निवासी के एक उन लोग का एक नारा है। मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी भी पेरियार की बात कर रहा है। तो पेरियार ने कहा कि हिंदी विदेशी भाषा है। कितने लोगों को पता है कि पेरियार ने ये कहा था? ये नहीं बोल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं ना, हम पेरियार के पदचिन्हों पर क्यों चले? लोहिया कहते थे कि हमको हिंदी से आगे बढ़ सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि हम हिंदी से आगे बढ़ सकते हैं। भारत की सरकारों ने लोक भाषाओं को खत्म करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध कहते थे कि लोक भाषा से हम आगे बढ़ सकते हैं। पेरियार कहते हैं कि हिंदी विदेशी भाषा, इंग्लिश को ज़्यादा मानते हैं तमिलनाडु में, और हिंदी को गाली देते हैं। ये बताइए कि क्या आप भी सहमत है पेरियार से? कौन सहमत है इसमें? जो विदेशी हिंदी विदेशी भाषा कैसे हो गई? भारत में लगभग 110 करोड़ लोगों की भाषा विदेशी भाषा कैसे हो गई? लेकिन जाति के आधार पर कुछ लोगों को खलनायक बनाने के लिए, चूंकि पेरियार हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते थे, तो हिंदू धर्म से नफरत के कारण उन लोगों ने पेरियार को इतना बड़ा मान लिया है कि पेरियार को वे लोग भूलने लगे। पेरियार को महापुरुष के रूप में दर्जा देने लगे। पेरियार तो कहते थे कि हिंदी विदेशी भाषा है। क्या भारत में हिंदी विदेशी भाषा है? क्या हम लोग आप जो बोल रहे हैं वो विदेशी भाषा है? ये समझना है। तो पेरियार हमारे कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं, पेरियार लोहिया का अपमान कर रहे हैं, पेरियार गांधी का अपमान कर रहे हैं, पेरियार जयप्रकाश नारायण का अपमान कर रहे हैं। अब पेरियार लालू यादव जी का भी अपमान कर रहे हैं जो हमारी भाषा में बोलते हैं। तो लालू यादव जी को भी आगे आना पड़ेगा पेरियार के लिए, सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वे जब अपने तमिल के लिए आगे आएंगे तो हम कब क्यों नहीं आएंगे? जी, तो ये अभी सुन रहे थे शिक्षाविद अमरिंदर सिंह, जो एक विद्वता मैंने झलकती है, जो बताए हैं वो काबिले तारीफ है, जो हर जनमानस के पटल पर आना चाहिए। अब इनसे हमें आखिरी सवाल पूछेंगे कि सर, आप बातचीत में बोलचाल में एक अच्छा आपकी पहचान है,
हर राजनीतिक दल आपके विद्यालय पर आते हैं। अगर कोई बड़ा दल, बड़ा पार्टी ऑफर करता है तो क्या उसमें आप कदम रखेंगे या किसका दामन थामेंगे आप? पहले तो अगर कोई आरजेडी हुआ या जदयू हुआ या बीजेपी हुआ, कोई पार्टी ऑफर देता है तो क्या आप दामन थामेंगे? पहले तो हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, राजनीति के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। 25 साल हम लोगों ने भी उस सार्वजनिक जीवन जिया है, तो पैसा नहीं है हम लोग के पास, बहुत साधारण आदमी हम लोग हैं। और हमारे पिताजी खेत बेच करके राजनीति करते थे, समाज को सुधारते थे, तो हम लोगों ने वो भी दिन देखा है कि हम लोगों ने जब भी हम लोग आए, हमारे पिताजी हो या हम हो, हम लोगों ने समाज को केवल दिया है। लिया तो अभी नहीं है, अभी ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हम लोगों ने एक पैसा ले लिया हो समाज से। रही बात राजनीतिक पार्टियों को देने के लिए, तो राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ी हैं और हम लोग बहुत छोटे हैं, कोई आने वाला नहीं है हमारे पास। अगर ऐसा आता भी कुछ भी हो, हमारे जो बुनियादी सिद्धांत हैं जिनकी ओर हमने कहा कि हमको कोई राजनीतिक पार्टी अगर सवर्ण कहेगी, मनुवादी कहेगी, सामंती कहेगी, तो हम उस राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे। या तो उस राजनीतिक पार्टी को व्याख्या करना पड़ेगा कि हम सामंती कैसे हैं, हम मनुवादी कैसे हैं। बीपी सिंह आए, पिछड़ों को रिजर्वेशन दे दिया। बीपी सिंह आए, उन्होंने दलितों को दलित कोटा दे दिया। हम लोग कैसे हैं? आज़ादी के आधुनिक काल के जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष हैं, उसमें आधा से ज़्यादा आंदोलन क्रांतिकारी ब्राह्मण थे। अब सभी ब्राह्मणों को गाली दीजिएगा सामंतों के नाम पर, तो लड़ाई कौन लड़ा? आधुनिक काल की लड़ाई। 1857 के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ा है भारत के लिए, तो 50% से ज़्यादा ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ा, बहुत बड़े बड़े नेताओं। अब सबको गाली, जाति के आधार पर किसी को गाली नहीं दिया जा सकता, व्यक्ति को गाली दिया जा सकता है। उस व्यक्ति में कोई सामंती भी हो सकता है विचारधारा का, उसमें कोई समाजवादी विचारधारा का भी हो सकता है। तो राजनीतिक पार्टियां, उस सब पर मैं अभी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोग जहां हैं उसी में खुश हैं, यही बात है। जी, तो आप अब सुन रहे थे, बड़े ही बेबाकी से, बड़े ही विद्वता से अपने बात रखे हैं अमरिंदर सिंह, जो यहाँ अमेठी स्कूल के प्रबंधक हैं, संचालक हैं, जहाँ पर लगता है कि साल में 10-12 दल के मंत्री विधायक यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी एक खासियत है कि अमरिंदर सिंह राजनीति से अभी भी कोसों दूर हैं। लेकिन इनके मन मिजाज को टटोला गया तो यही स्पष्ट हुआ कि शायद कोई अच्छे विचारधारा वाला, अच्छी पहचान की छवि अगर सामने आती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो फिलहाल आप बने रहें पीएम तक खबर के लिए। मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। सर, बेरोजगारों के ऊपर क्या बताएंगे आप? जो बेरोजगारी चल रही है, जो लोग प्लान करते हैं बाहर, वतन छोड़कर चले जाते हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्या रोजगार की संभावना है यहाँ? देखिए, सबसे स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व में 2 व्यवस्थाओं ने जन्म लिया था पिछली सदी में। 1921 में कम्युनिस्ट शासन ने किया था रूस में, और एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी। और रूस का पतन, सोवियत संघ का पतन हो गया। यानी भारत में आर्थिक पूंजी निवेश की ज़रूरत है, निजी प्राइवेट फर्मों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिहार में जब तक निजी पूंजी निवेश नहीं होगा, निजी पूंजी निवेश, तब तक बिहार का भला नहीं होगा। तेजस्वी जी हो या मोदी जी हो या नीतीश जी हो, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वे लोग सत्य नहीं बोलना चाहते। क्योंकि वे केवल कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी 2 लाख 3 लाख नौकरी देने से 13 करोड़ के बिहार को कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जब तक बिहार में निजी पूंजी निवेश नहीं आएगा, तब तक बिहार का भला नहीं होगा, बिहार में रोजगार नहीं आएगा, और तब तक बिहार का पलायन नहीं रुकेगा। कोई भी हो, नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया है, तेजस्वी यादव मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लालू जी के बच्चों तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, लेकिन उनको गलत चीज सिखा दिया गया। नौकरी देंगे, सरकारों में सोवियत संघ ने कहा 1921 में कि सबको हम फ्री भोजन देंगे, सबको फ्री स्वास्थ्य देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, किसी को प्राइवेट नौकरी की जरूरत नहीं है, सब खेत जमीन जायदाद सरकार की हो। सोवियत संघ का पतन हो गया, क्योंकि मनुष्य इसलिए जन्म नहीं लिया है। तो मैं जब तक आर्थिक पूंजी निवेश नहीं आएगा बिहार,
मैं तेजस्वी या सभी सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग निजी आर्थिक निवेश लाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए। जैसे गुजरात ने किया, तमिलनाडु ने किया, महाराष्ट्र ने किया। उस तरह से जब तक निजी पूंजी निवेश नहीं आएगा, उस पर बहस नहीं होगी। हमारे नेता अभी भी उसी फालतू कम्युनिज्म और समाजवादी धर्रा पर चल रहा है, उससे आर्थिक विकास नहीं होगा। लोग बोरे में ट्रेन के बोगियों में भरकर जाते रहे हैं और जाएंगे। अब देख लीजिए फिर 2 साल के बाद 1 लाख 2 लाख सर कुछ टीचर्स में नौकरी दे दीजिएगा, कुछ शिक्षा ये पुलिस में दे दीजिएगा, उससे 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। और स्वाभाविक है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा, सबकी खर्च बढ़ गई है, सबको नई पीढ़ी को मोबाइल चाहिए, खर्च चाहिए, तो निजी पूंजी निवेश की जरूरत है हमारी, स्पष्ट बिना लाग लपेटे। जी, टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। चाहिए